अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 11। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था एनर्जेटिक्स, नॉलेज 6.2, लेक्चर नंबर 2 आज हम देखेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किन एसएलओस को देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट एसएलओ में हमने किन बातों को पढ़ा था, आज थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे। हमने हेसिस लॉ को अच्छे तरीके से समझ लिया था। हेसिस लॉ को अप्लाई करते हुए हमने उसके देखे थे कि एंथैल्पी चेंजेस इन रिएक्शन कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेप्स। ऐसे रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, किस तरह से उनके अंदर एंथैल्पी चेंज आता है और कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। हमने कुछ टर्म्स हैं जिनको आज हम डिफाइन करेंगे, जैसे एटोमाइजेशन क्या होता है, लैटिक्स एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। ये एसएलओ आज का हमारा टारगेट है, P85। साथ ही साथ हम देखेंगे यूज टर्म्स सच एज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। ऊपर वाली ही चीजों को दोबारा हमने पहले डिफाइन करना है और बाद में उन टर्म्स को यूज करना है, लैटिक्स एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह। उसके बाद हमने सेकंड एसएलओ है एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एसएलओ हम कल देखेंगे। फर्दर इसी एसएलओ के ऊपर, यानी कि ये जो फर्स्ट 2 एसएलओज हैं, जब हम पढ़ेंगे तो इस दौरान हम जो एग्जांपल लेंगे उसमें हम बोर्न हाइबर साइकिल क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली आयनिक सॉलिड के अंदर कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो करने के लिए हम बोर्न हाइबर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए, बोर्न हाइबर साइकिल इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। ठीक है, अगर हेसिस लॉ आता है तो बोर्न हाइबर साइकिल हम आराम से कर लेंगे। फर्दर आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग बोर्न हाइपर साइकिल, यानी ये वाला एसएलओ भी हमारा कवर हो जाएगा आज। फर्दर बाकी के जो एसएलओज हैं उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लास्ट एसएलओ जो है परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द एनर्जी साइकिल, ये भी इसी डिस्कशन में एसएलओ कवर हो जाएगा। तो छोटे छोटे एसएलओज हैं, एक ही डिस्कशंस में ये काफी हद तक कवर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम हेसिस लॉ को रिकॉल कर लें। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हेसिस लॉ में हमने क्या पढ़ा था। हेसिस लॉ बेसिकली बताता है कि मल्टीपल रूट्स के अंदर, यानी कि एक रिएक्शन एक से ज्यादा रूट्स के थ्रू परफॉर्म होता है, तो उसका एट द एंड रूट 1 यूज हो या रूट 2 यूज हो, दोनों केसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा। हेसिस लॉ स्टेट दैट द टोटल एंथैल्पी चेंज for a reaction is not affected by the path taken. This law is useful for the calculation enthalpy change that cannot be directly determined through the experimentation. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रिएक्शन है, ये रूट 1 के थ्रू होता है, बट रूट 2 के थ्रू भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रूट 1 की एंथैल्पी नहीं पता, मुझे इसका डेल्टा एच नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस रूट की एंथैल्पी और इस रूट की एंथैल्पी को ऐड करूंगा, जो कि एग्जैक्टली रूट 1 की एंथैल्पी के बराबर आएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल भी आगे सॉल्व की हुई है। फर्दर हमने इसके अंदर एक दो एग्जांपल्स और भी सॉल्व की थी, फिर इसके कुछ रूल्स पढ़े थे। जस्ट फॉर मैं इसको रिकॉल करना चाहता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है तो आपने जस्ट क्या करना है, पहले स्टेप का रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है और उसका प्रोडक्ट अगले स्टेप में एज अ रिएक्टेंट यूज हो जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। इस तरह स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंबाइन करके हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आपके सामने है। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जो एंथैल्पी चेंजेस अगर आप इनको ऐड कर देंगे, तो जैसे आपने इन स्टेप्स को ऐड किया है तो आपको फाइनल जो रिएक्शन नीचे मिला है इसकी एंथैल्पी आपको मिल जाएगी। इस चीज को समझते हुए फिर हमने देखा था, साइन कन्वर्जेंस देखी थी कि कैसे साइन कन्वर्ट होता है एंथैल्पी के साथ, कब एक्सो वाला एंडो होता है, एंडोथर्मिक वाला एक्सोथर्मिक होता है। जैसे ये देखें, इस रिएक्शन को एक तो मैंने रिवर्स किया, नीचे देखें, ना सिर्फ रिवर्स किया बल्कि डबल भी किया। अब रिवर्स करने से क्या होगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्सो हो जाएगा और डबल करने का मतलब वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो उसका राइट आंसर हमने देखा था। इन बातों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये एग्जाम्पल भी डिटेल से हमने सॉल्व की थी लास्ट टाइम पे। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपके सामने फर्दर हेसिस लॉ को रिकॉल सारा करने के लिए मैं दो एग्जाम्पल्स यहां पे लिखी हुई हैं। एक एग्जाम्पल आप इसको खुद करेंगे और एक एग्जाम्पल जो है वो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये एग्जाम्पल मैं कर देता हूं आपको, और इसके बाद ये वाली जो एग्जाम्पल है ये आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, जो तरीका मैंने बताया होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, हेसिस लॉ का इस्तेमाल करना है। ये 3 इक्वेशंस हमें दी गई हैं, इन तीनों इक्वेशंस
को इस्तेमाल करते हुए हमने डिफरेंट स्टेप्स बनाने हैं और उन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है और इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। ठीक है, तो सम हाउ आप समझ लें कि इसका डायरेक्ट इंथैल्पी इसकी फाइंड करना मुश्किल है, इसलिए हमने इसके इनडायरेक्ट स्टेप्स की इंथैल्पीज लिख दी हैं। हम इन इनडायरेक्ट रूट्स को यूज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे इनकी वैल्यूज का, और अपना जो मेन रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल है, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है 2 मिथाइल प्रोपीन के अंदर, तो इसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो देखेंगे डेल्टा एच कैसे किस तरह आता है और कितना आएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने नोटिस क्या करना है, तो आपने नोटिस से करना है कि आपको रिएक्टेंट साइड पे क्या चाहिए। आपको रिएक्टेंट साइड पे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल चाहिए। अब गिवन इक्वेशंस में देखो कौन सी इक्वेशन ऐसी है कि जो आपको रिएक्टेंट साइड पे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल प्रोवाइड कर सकती है, तो वो इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो जब हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, C4H10O liquid, it will convert into 4 carbon plus 5 हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन। अब इसका डेल्टा एच दिया हुआ है तो हम इसका डेल्टा एच यूज करेंगे। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्लस 335 किलो जाउल पर मोल। माइनस को मैंने प्लस में क्यों किया, क्योंकि मैंने इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है, तो साइन भी चेंज हो जाएगा। अब मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी होगी कि रिएक्टेंट साइड पे मुझे जो चाहिए था वो मुझे इस इक्वेशन ने दे दिया। प्रोडक्ट साइड पे मुझे क्या चाहिए, 2 मिथाइल प्रोपीन चाहिए। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन चाहिए, यानी कि C4H8 चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो ब्यूटेन है। देखिए 2 मिथाइल प्रोपीन जो है और C4H8 ब्यूटेन, ये इसका समझिए इसका आइसोमेरिक नेम है। आगे चलते हैं। आप यहां पर पहले तो फाइंड आउट करें कि C4H8 आपको कौन सी इक्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो सेकंड इक्वेशन है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट साइड पे आपको चाहिए, आप वैसे लिखते हैं 4 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, जो कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, तो ये साथ स्टेट्स मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। ऊपर मैंने मिस कर दिया, मैं मेंशन कर देता हूँ, पहले इसी इक्वेशन को लिख लूँ। इट विल गिव 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन, यानी कि ब्यूटेन, जिसे 2 मिथाइल प्रोपीन भी कहा हुआ है, और ये गैसियस फॉर्म में बनेगा। ऊपर जो हमने लिखा था उसमें डियर स्टूडेंट्स कार्बन सॉलिड फॉर्म में था, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में था, और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में था। ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आपने जो सेकंड इक्वेशन लिखी उसका डेल्टा एच आप डाटा से लें, क्योंकि आपने इक्वेशन को बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो वो जैसा है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -17 किलो जाउल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब आप देखें, आपको रिएक्टेंट साइड पे जो चाहिए वो भी मिल गया, प्रोडक्ट साइड पे जो चाहिए वो भी मिल गया आपको। मैं इसको वैसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपको प्रोडक्ट साइड पे चाहिए था, ये आपको रिएक्टेंट साइड पे चाहिए था। अब इनके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप अगर देखो तो 4 कार्बन यहां से कैंसिल हो सकता है इस वाले 4 कार्बन से। 4 हाइड्रोजन 5 में से कैंसिल करेगा 4, लेकिन एक बच जाएगा। सिमिलरली एक ऑक्सीजन भी बच जाएगा। यानी इसका मतलब मुझे यहाँ पे रिमेनिंग प्रोडक्ट को कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट ऐसा चाहिए जिसको कैंसिल कर दे, तो वो लास्ट इक्वेशन है। लास्ट इक्वेशन को मैं वैसे लिखूंगा, H2 प्लस हाफ O2, जो कि ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, आई विल गेट H2O, जो कि किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और डेल्टा एच जो मुझे मिलेगा वो एग्जैक्टली जो कि मैंने इक्वेशन को कुछ चेंज नहीं किया, -242 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, के साथ पर मोल आता है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें ताकि आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल सके। ठीक है, अब आपने इनको ऐड कैसे करना है, डेफिनेटली आपने रिएक्टेंट देखने हैं, फर्स्ट इक्वेशन के प्रोडक्ट देखने हैं 4 कार्बन, जो कि इस 4 कार्बन सॉलिड से कैंसिल हो जाएगा।
4 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन 5 हो गई है, और ये 5 हाइड्रोजन कैंसिल हो गया, ये ऑक्सीजन इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इन स्टेप्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C4H10O, जो कि चेंज हो रहा है किसके अंदर, जो कि आप देखो तो चेंज हो रहा है C4H8 के अंदर और प्लस वाटर के अंदर। ठीक है, आप सिंबल्स भी साथ में लिख सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर, बल्कि मैं लिख देता हूँ ताकि आप गलती ना करें ऐसी, अगर ये गलती करेंगे तो एग्जाम में ये गलत कंसिडर होगा। तो ये लिक्विड है, यहाँ पर हमें ये गैस की फॉर्म में मिलेगा, और वाटर हमें भी गैस की, यहाँ पे भी गैस की फॉर्म में मिलेगा। अब आपने करना क्या है कि इन तीनों वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो इस रिएक्शन की इंथैल्पी होगी, जो कि आपने हेसेस लॉ के असूलों को इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट कर ली है। आई होप स्टूडेंट्स सिमिलर इसी तरह की आपने कैलकुलेशंस करनी है और आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसको फुल स्क्रीन करें जरा। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। आपको अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट चाहिए और इसका डेल्टा एच आपने निकालना है तो वही करना है जो मैंने किया है। सिंपल, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन यूटिलाइज होगी, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन यूटिलाइज होने के बाद आपको क्या प्रोवाइड कर देगी, रिएक्टेंट प्रोवाइड कर देगी। अब जो कि रिएक्टेंट भी प्रोवाइड कर देगी और साथ साथ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर देगी, लेकिन इस इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट में वाटर भी चाहिए। अब रिएक्टेंट में वाटर प्रोवाइड करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी, एक्वस फॉर्म में वाटर चाहिए आपको, याद रखिए एक्वस लिखा हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन यूज होगी, लेकिन इन्वर्ट उल्टा करके लिखोगे आप, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में एक्वस फॉर्म के अंदर वाटर लिखा हुआ है ना, तो इसको उल्टा करोगे तो ये साइन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसको इन्वर्ट करोगे तो इन्वर्ट करने के बाद आपको अब प्रोडक्ट साइड पे भी वाटर चाहिए, बट लिक्विड की फॉर्म में चाहिए। तो अब वो कौन सी इक्वेशन है जो आपको लिक्विड की फॉर्म में वाटर प्रोवाइड कर सकती है, वो है लास्ट इक्वेशन। और आपको लिक्विड की फॉर्म में वाटर कितने मोल चाहिए, 2 मोल। तो आप इस इक्वेशन को एज इट इज ही लिखोगे, लेकिन इसको डबल करके लिखोगे, 2x करके लिखोगे, क्योंकि आपको 2 मोल वाटर चाहिए लिक्विड की फॉर्म में। ये सब कुछ करने के बाद फाइनल आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, जो कि आपको बाकी बची हुई चीजों को बैलेंस करने के लिए काम आएगी। या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लास्ट इक्वेशन जो है ये एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव करने के लिए काम आएगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सॉल्यूशंस नीचे और भी मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10-12 सवाल दिए हैं, उनमें से ये भी एक क्वेश्चन है। इनके सॉल्यूशंस नीचे अवेलेबल होंगे, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो बाकी सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, आप इसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आई होप स्टूडेंट्स कि हेसेस लॉ आपको अच्छी तरीके से रिकॉल हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो एसएलओ के मुताबिक आज हमने पढ़ना है वो है जी अबाउट लैटिक्स एनर्जी। कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर करनी है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो लैटिक्स एनर्जी होती क्या है, इसको मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये आप एक प्रोसेस को देख रहे हैं। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपको सोडियम आयंस नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्पल कलर को, और यहाँ पर ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोराइड आयन को। यहाँ पर पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, और काफी सारे मौजूद हैं। ऑलमोस्ट यू कैन से डैट कि यहाँ पर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, और यहाँ पर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 सोडियम आयंस मौजूद हैं। अब इन दोनों का आपस में डेफिनेटली एक इंटरेक्शन होगा, आपस में एक अट्रैक्शन डेवलप होगी, और जिसकी वजह से ये आपस में क्लोजली बाउंड हो जाएंगे और इस शक्ल से इस शक्ल में आ जाएंगे। अभी आयंस यहाँ पर आइसोलेटेड फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब अलग अलग फॉर्म में है, बट आइसोलेटेड आयंस इकट्ठे होने के बाद एक यूनिट बना लें, ठीक है, आयनिक बॉन्ड डेवलप कर लें। अब इस वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, जो कि आप रेड कलर की देख भी सकते हैं यहाँ पर, वो जो रिलीज होने वाली एनर्जी है इन लैटिक्स पॉइंट्स पर आयनिक पार्टिकल्स को अटैच होने के बाद ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसका नाम है लैटिक्स एनर्जी। अब ये कितनी रिलीज होती है लैटिक्स एनर्जी, वो हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। अब जब किसी प्रोसेस की एनर्जी किसी खास तौर पे रिएक्शन में होने वाला एक स्टेप है,
जिसमें सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर NaCl बनेगा। इसकी डायरेक्ट अगर आप एंथैल्पी यानी डेल्टा एच लैटिक्स नहीं फाइंड कर सकते तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हेसिस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली फॉर आयनिक कंपाउंड हम हेसिस लॉ की जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं उसका नाम है बोर्न-हाइबर साइकिल। यानी कि हमारा मकसद क्या है कि हम ये फाइंड कर सकें कितनी एनर्जी रिलीज होगी इन दिस केस। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर मैंने इस लैटिक्स को तोड़ना है, अब जोड़ना नहीं है, तोड़ना है, तो अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यानी जब NaCl सॉलिड बनेगा तो एनर्जी रिलीज, जब ये सॉलिड ब्रेक होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये जो रिलीज या एब्जॉर्ब दोनों केसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, जितनी भी होगी, एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस के मिलने से वही है लैटिक्स एनर्जी। डेफिनेशन पढ़ ले आप। लैटिक्स एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म, एक मोल आयनिक सॉलिड बनेगा अपने ही आयन से, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन। गैसियस बोलते हैं आइसोलेटेड आयंस को जो अलग अलग होते हैं। इट इज मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, ये एक किस्म की आपको ये भी बताती है अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके दरमियान में, प्लस माइनस के दरमियान में। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स दैट होल्डिंग द आयन टुगेदर इन अ क्रिस्टल लैटिक्स एंड इट्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम, किलो जाउल पर मोल, जिसे हम लिखते हैं द ग्रेटर द लैटिक्स एनर्जी मोर द स्टेबल आयनिक कंपाउंड। ये कुछ छोटी सी बात थी। अब सारा हमारा जो लेक्चर है उसका कंक्लूजन यही है कि लैटिक्स एनर्जी कितनी होती है किसी स्पेसिफिक आयनिक कंपाउंड की, वही हमने फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए जो हमने साइकिल स्टडी करना है उसका नाम है बोर्न-हाइबर साइकिल। ठीक है, अब बोर्न-हाइबर साइकिल के अंदर होता क्या है मैं उसके स्टेप्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक मेटल है सोडियम, बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, और ये सोडियम मेटल आपस में अटैच है, उसके डेफिनेटली मेटालिक बॉन्ड की वजह से उसके जो कैटाइंस हैं वो आपस में बाउंड हैं। तो मैं इस तरह से इसके इतने ही सर्कल बनाता हूं और मान लीजिए कि ये 1 मोल सोडियम है और इस तरह के कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब इस सोडियम को मैं लिखूंगा सोडियम सॉलिड। अब इस सोडियम सॉलिड का रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ। लेट्स से मैं क्लोरीन को ब्लू कलर से बनाता हूं, क्लोरीन गैस के साथ। डेफिनेटली क्लोरीन गैस को देखा जाए तो क्लोरीन गैस बंद होती है एक कंटेनर के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे और काफी ज्यादा होंगे और मान लीजिए ये भी 1 मोल है। ठीक है, अब इनका आपस में रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में बनेगा Na प्लस एंड Cl माइनस। अब गेस करें कि ये बना क्या है, सोडियम क्लोराइड। इक्वेशन को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 1/2 लिख देता हूं ताकि इधर भी एक क्लोरीन है इधर भी एक क्लोरीन है, हाफ हो गया तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब 1 मोल सोडियम के साथ आधा मोल क्लोरीन मिलेगा और 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब ये कोई चीज बनी है, जब कोई चीज बनती है तो हम उसको फॉर्मेशन कहते हैं। इस दौरान जो हीट रिलीज होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। ये हम पता कर सकते हैं जो कि है -411 किलो जाउल पर मोल। ये हम पता कर सकते हैं किसी डिवाइस की मदद से। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं। अब ये जो एक रिएक्शन हुआ है ये बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड के ऊपर भी मैंने लिखा है, अगर आप गौर करो। ये देखिए, ये ठीक है, ये मैंने डेटा से वैल्यू ली और मैंने लिख दी। अब सवाल ये है द प्रोसेस ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्मिंग, आयनिक कंपाउंड का बनना फ्रॉम इट्स बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट कौन है, सोडियम सॉलिड क्लोरीन गैस, इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर इंस्टेंस व्हेन एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट होता है, a violent reaction occur releasing 411 किलो जूल ऑफ हीट।
411 किलो जूल हीट रिलीज होती है। अब आगे सवाल है, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी आती कहां से है? इट माइट सीम दैट इट कम solely from metals tendency to lose electron एंड नॉन मेटल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। लगता तो ऐसा है कि हुआ ये होगा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। सोडियम पे प्लस चार्ज आया होगा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आया होगा। और छोटी क्लासों में तो आप पढ़ के आए हो, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सीधा सीधा सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, क्लोरीन ने हासिल किया होगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, एनर्जी रिलीज की होगी। तो इस तरह जो फर्क आया होगा वो इतना आना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और रिएक्शन में रिलीज भी हो रहा है। बट अगर आप देखो, सोडियम की इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 496 है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज करता है। अब देखा जाए तो एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है एनर्जी, रिलीज कम हो रही है। डिफरेंस देखा जाए तो इस रिएक्शन में यानी कि 496 जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, और रिलीज कितनी हुई 349। अगर आप इसका डिफरेंस निकालें तो 147 एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हुई है। तो टेक्निकली देखा जाए, इतना अगर समझा जाए तो रिएक्शन को तो हाईली एंडोथर्मिक होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब अगर इतना सिंपल है ये रिएक्शन जिसमें सीधा सीधा, एक मिनट, इतना सिंपल है रिएक्शन कि 496 एब्जॉर्ब हुई, 349 रिलीज हुई, तो फिर एंड पे डेल्टा एच होना चाहिए जस्ट 147 किलो जूल पर मोल। बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब देर आर फ्यू अदर स्टेप्स जो कि यहां मिस हैं, और वो जो फ्यू अदर स्टेप्स जो यहां मिस हैं उनको ही हमने फिगर आउट करना है। और वो जो बड़ा स्टेप जो यहां मिस है वही मैंने दिखाया। ऐसा नहीं होता कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये प्लस बना, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, माइनस बना। इसके बाद बहुत बड़ा स्टेप होता है, और वो क्या है, ये प्लस माइनस आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, लैटिक्स एनर्जी। क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट डिवाइस नहीं है इस यहां से आगे लैटिक्स एनर्जी को फाइंड करने के लिए, तो इसलिए मैं यहां पे खामोश हो गया। तो समहाउ मुझे अब इस स्टेप को भी शामिल करना पड़ेगा, यानी इस प्लस माइनस को जोड़कर NaCl बनाना है। तो इस स्टेप की एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छी बात है कि मुझे इस डायरेक्ट रूट की एनर्जी का ऑलरेडी पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यूज करते हैं। अच्छा, स्टेप्स मैंने बता दिए। सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये सोडियम सॉलिड, इसके एटम्स अलग अलग होंगे। 1 मोल सोडियम है, इसके सारे एटम्स अलग अलग होंगे। जब एटम्स अलग होंगे तो मैं बोलूंगा सोडियम गैसियस। अब इसके एटम्स को अलग करने के लिए खर्चा लगेगा। क्या खर्चा लगेगा, मैं साइड पे लिख देता हूं जी, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप वन क्या है, सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू सोडियम गैसियस। इसके लिए खर्चा है 108 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इस काम के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। आपने सॉलिड सोडियम को उसके अलग अलग एटम्स में कर दिया, यानी कि ये सारे सॉलिड सोडियम यानी सॉलिड जो था अब वो गैसियस फॉर्म में आ चुके हैं, यानी उसके एटम्स अलग अलग हो चुके हैं। अब इनको अलग अलग करने के लिए जो आपने एनर्जी दी होगी उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको हम AT से जाहिर करेंगे। तो यहां लिख देते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसमें एक चीज का ख्याल करना होता है कि आपने एटम्स जो बनाने हैं प्रोडक्ट के अंदर वो कितने मोल होने चाहिए, 1 मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल एटम्स बनेंगे अपने ही
मॉलिक्यूल से या अपने मेटालिक सॉलिड से, तो पर मोल एटम बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इन केस ऑफ सोडियम, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास डिवाइसेस हैं, 108 किलो जूल पर मोल है। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप टू के लिए इस डायग्राम की तरफ दोबारा जाते हैं। स्टेप 2 ये होगा कि अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा और इलेक्ट्रॉन के निकालने पे इस पे +1 चार्ज आएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और जो कि सबको पता है इस केस में कितनी होगी, 496 किलो जूल पर मोल। 496 किलो जूल पर मोल। ओके, तो अब मैं स्टेप 2 भी मेंशन कर लेता हूं। स्टेप टू ये है कि सोडियम गैसियस हालत में आया और उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी एंथैल्पी यहां पे चेंज आया, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जो कि है 496 किलो जूल पर मोल। आई होप कि ये आयोनाइजेशन का तो आपको बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? अब इस क्लोरीन क्लोरीन का भी बॉन्ड ब्रेक करना है। अब इस क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है। ये रहा क्लोरीन, याद रखिए यहां पे क्लोरीन एटम कितने मोल बनने चाहिए? 1 मोल। और आप देखो यहां पर हाफ का मतलब क्या है, 2 2 से कैंसिल हो गया, मतलब वहां पर भी, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन 1 मोल है, और यहां पर भी क्लोरीन 1 मोल है। हाफ का मतलब हाफ मोल मॉलिक्यूल है, बट हाफ मोल मॉलिक्यूल के अंदर देखो ना Cl2 हाफ है, हाफ मोल है। अब हाफ मोल के अंदर एटम्स कितने मोल हैं? 1 मोल है, ये आपको अच्छी तरह पता है। यानी इक्वेशन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहां पर क्या है? बैलेंस है। अब इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी होगी, अगेन वही मॉलिक्यूल्स को एटम्स में तोड़ना है आपने, 1 मोल एटम बनाने हैं। तो अब भी स्टेप नंबर 3, इसका नाम भी क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बट इस केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी है? शाबाश, क्लोरीन की है। ऊपर वाले केस में किसकी थी? सोडियम की थी। तो लिखेंगे यहां पर Cl2, सॉरी Cl2 हाफ, जो कि जाहिर सी बात है एक एटम में ही टूटेगा ये, क्योंकि अब रिएक्टेंट साइड पे भी देखो एक ही क्लोरीन है, हाफ, यानी कि आप हाफ से कैंसिल कर दो, इधर भी एक क्लोरीन उधर भी एक क्लोरीन, यहां मॉलिक्यूल फॉर्म में वहां पे एटम फॉर्म में। अब इसका जो डेल्टा H एटोमाइजेशन है वो है 121 किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेटा आपको मिल जाएगा। अब कहां तक पहुंच गए हैं हम? अब ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, डेफिनेटली स्टूडेंट्स उसको क्लोरीन क्या करेगा? गेन करेगा, और क्लोरीन गेन करने के बाद किसमें चेंज हो जाएगा? Cl-1। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो है एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एंथैल्पी चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ए। और यहाँ पे ए आता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे ज्यादा बेहतर है। क्यों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे? क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जो कि कितनी है? -349 किलो जूल पर मोल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो -349 किलो जूल पर मोल लिख देते हैं जी यहां पर। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है कि Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl नेगेटिव बनाया। यहां पे जो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो है -349 किलो जूल पर मोल। अब आखिरी स्टेप रह गया, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म। आखिरी स्टेप क्या है उसमें? अब लास्ट स्टेप, कंक्लूसिव स्टेप, ये Cl- और ये Na+ आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या बनाएंगे बेटा? NaCl। और जब आपस में मिलेंगे ऑब्वियसली कितने Na+ हैं? ये 1 मोल। लिखा तो एक है लेकिन तादाद तो 1 मोल है, क्योंकि पीछे 1 मोल से चलते आ रहे हैं आगे। यहां पर भी जो क्लोरीन बने थे किलो जूल पर मोल, कितने मोल एटम थे? 1 मोल एटम थे। तो क्लोराइड आइंस जो बने वो भी कितने मोल बनेंगे? 1 मोल। तो यानी 1 मोल आइंस आपस में मिलेंगे और मिलकर 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। इस दौरान जो
एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम डेल्टा एच लैटिक्स कहेंगे। चले मैं इसको एक डिफरेंट कलर से लिख लेता हूं ताकि आपको जरा प्रिडिक्ट करने में आसानी रहे। इसको रेड से लिख लेते हैं। तो डेल्टा एच लैटिक्स कितनी है इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा आयंस यहां पर आपस में मिलते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं, तो ये डिटेक्ट नहीं होती। अब हमें इसको डिटेक्ट करना है, यानी कि आखिरी स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 ये होगा कि Na+ और Cl- आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl, और इसका जो डेल्टा H है, डेल्टा H लैटिक्स, वही हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैं यहां से आगे कल चलूंगा, यहां तक मैंने आपको सारा ये वर्कआउट करवा दिया, मैनुअल करवाया, कल मैं इसको डायग्राम के जरिए दोबारा बता दूंगा एक दफा। आपने क्या करना है, कल होमवर्क करना है, क्या करना है, इन 5 स्टेप्स को ऐड करो। जो रिएक्टेंट साइड पे है, जो रिएक्टेंट साइड पे है और जो प्रोडक्ट साइड पे है, यानी एक चीज प्रोडक्ट में है और वो रिएक्टेंट में भी आ गई है, यूज हो गई, तो वो कैंसिल हो जाएगी। इस तरह इन 5 स्टेप्स को आप ऐड करो, ऐड करने पे आपको फाइनल डेल्टा एच लैटिक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हम कल निकालेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको टास्क दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस पूरे एसएलओ के दौरान अभी तक हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा मैं आपको एक दफा एसएलओ पे जाके दोबारा बता देता हूं जी। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये पूरा जो हमने साइकिल बनाया है, इस पूरे साइकिल को हमने क्या नाम दिया, बोर्न-हाइबर साइकिल। और इस साइकिल के अंदर हमने देखा किन कंपाउंड्स के लिए यूजफुल है, आयनिक सॉलिड्स के लिए यूजफुल है। एक तो हमने डेल्टा एच लैटिक्स क्या होता है वो देख लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है वो देख लिया, एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होता है वो देख लिया। बाद में इनकी डेफिनेशंस करने के बाद अब हम इनको यूज कर रहे हैं किसके अंदर, हम एटोमाइजेशन, लैटिक्स एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इन वैल्यूज को यूज करेंगे और फर्दर बोर्न-हाइबर साइकिल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला हमारा ये जो सारा साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने आपको साइकिल बनाना सिखाया है। अच्छा, जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक बात कहूंगा कि कल आप कोशिश करें कि बिल्कुल इसी तरह का एक साइकिल आप खुद से बनाएं। और उस साइकिल में आपने करना क्या, इस पूरे कंप्लीट साइकिल में ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें मैंने NaCl को, ये दिस इज रूट 1 बेसिकली, और ये जितने भी मैं अब सर्कल करने लगा हूं, ये बाकी इस लाइन से नीचे नीचे जो रूट्स हैं वो इनडायरेक्ट रूट्स हैं सारे, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्ट पहुंचा NaCl में, और ये किस तरह से पहुंचा NaCl में उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है। अब यहां पर हर एक स्टेप की इंथैल्पी को अगर आप ऐड करोगे तो आपको फाइनल इस रूट की इंथैल्पी मिल जाएगी। यानी कि मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं ये कह सकता हूं डेल्टा HF बराबर है, यानी कि ये डायरेक्ट रूट की इंथैल्पी बराबर है डेल्टा HAT एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, यहां पे ऊपर लिख देता हूं, प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा H लैटिक्स ऑफ NaCl। अब अगर आप गौर करो ना तो मैंने सारा जवाब बता दिए। मुझे ये वैल्यू भी पता है, मुझे ये वाली 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 वैल्यू भी पता है, मुझे ये फाइंड करना है। तो डेफिनेटली इन तमाम वैल्यूज को अप्लाई करूंगा, इस वैल्यू को भी मुझे पता है, इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे डेल्टा एच लैटिक्स मिल जाएगा। अब आपने कल मुझे ये निकाल के देना है, और इसी तरह आपने एक एग्जांपल खुद सॉल्व करनी है जिसमें सोडियम की बजाय आपने इस्तेमाल किसका करना है, पोटेशियम का, और आपने क्लोरीन की बजाय इस्तेमाल करना है ब्रोमीन का, और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि KBr जो बना इसकी डेल्टा एच लैटिक्स क्या होगी, डेल्टा एच लैटिक्स क्या होगी, सॉरी ये लैटिक्स लिखना जी। अब अपने इसके लिए वैल्यूज जो इन ये सारे स्टेप्स इसके अंदर भी होंगे, सिर्फ फर्क है सोडियम की जगह पोटेशियम आ गया है,
क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गए। बाकी जो कुछ भी हो रहा है आप उसकी वैल्यू इंटरनेट से तलाश करो, खुद देखो, और मुझे इसी तरह का साइकिल कल इसका भी बना के देना है। इसी तरह अपने वैल्यूज अप्लाई करनी है और इसका भी आंसर आपने कल निकालना है। 99% हमने अपने एसएलओस को अचीव कर लिए, सिर्फ मैंने कैलकुलेशंस नहीं करवाई खुद, इसलिए ताकि आप खुद करो, ताकि कल जब आप आओ तो आपको ये चीजें सारी क्लियर हो। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो आप जितने बच्चे भी क्लास में बैठे हैं इस टाइम वो मुझसे कर सकते हैं ताकि हम इसको वाइंड अप करें। क्लियर है सब? ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज।